नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। आज का दंगल मध्य प्रदेश में हो रहे राज्यसभा चुनाव को लेकर चल रही राजनीति पर होगा, जिसमें कांग्रेस पार्टी, जो अब तक वोट चोरी का आरोप लगाती रही है, उसने आरोप लगाया है कि इस बार उनकी राज्यसभा सीट ही चोरी हो गई। मामला यह है कि एमपी में राज्यसभा की 3 सीटों पर चुनाव है। बीजेपी के पास 2 सीट के लिए जरूरी विधायक है और तीसरी सीट के लिए 10 विधायकों की कमी थी, लेकिन बीजेपी ने तीसरा उम्मीदवार महेश केवट को भी उतार दिया, क्योंकि कांग्रेस के पास 1 सीट के लिए जरूरी 58 वोट से 4 विधायक अधिक थे। 8 जून को नामांकन की आखिरी तारीख थी। कांग्रेस ने मीनाक्षी नटराजन का नामांकन कराया और विधायकों की खरीद फरोख्त के डर से उन्हें 9 जून को बेंगलुरु भेजने की तैयारी कर ली थी। लेकिन 9 जून को स्क्रूटनी से पहले बीजेपी के तीसरे उम्मीदवार महेश केवट ने मीनाक्षी के हलफनामे को चैलेंज कर दिया। जांच में पता चला कि मीनाक्षी ने 2025 में हैदराबाद में हुई एक अदालती शिकायत का ब्यौरा जानबूझकर नहीं दिया है। दोनों ओर से वकीलों और दलीलों हुई, लेकिन नामांकन रद्द किया गया। अब बीजेपी की लॉटरी लग गई है। तीनों सीट कब्जे में आती दिख रही है, लेकिन कांग्रेस ने कोहराम मचा दिया है। कांग्रेस कह रही है कि चुनाव आयोग की मिलीभगत से फर्जी मामले को लेकर नामांकन रद्द कराया गया है, इसे अदालत में चुनौती देंगे। उधर बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि मीनाक्षी के खिलाफ शिकायत का राज कांग्रेस के नेताओं ने ही बीजेपी को बताया और अंदरूनी खींचतान से जूझ रही कांग्रेस के नेताओं ने ही मीनाक्षी का नामांकन फॉर्म जानबूझकर गलत भरवाया, यानी घर के भेदी ही कांग्रेस को ढहाने का काम कर रहे हैं। इस तमाम सियासी लड़ाई में कानूनी पक्ष क्या कहता है, संवैधानिक पक्ष किसके साथ में है और लोकतांत्रिक चुनाव प्रणाली में सामान्य नैतिकता क्या कहती है, इन तमाम मुद्दों पर आज के दंगल में हम बड़ी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखते हैं। एक तरफ मोदी राज के 12 बरस पर उत्सव जैसा माहौल और दूसरी तरफ भोपाल से दिल्ली और दिल्ली से कोलकाता तक सियासी दांव पेच में उलझी कांग्रेस पार्टी। एक तरफ 12 साल के मोदी राज के उपलक्ष्य में केंद्र के मंत्रियों से लेकर बीजेपी के मुख्यमंत्रियों तक की तरफ से पूजा, प्रार्थना, भजन, कीर्तन और दर्शन। दूसरी तरफ लोकतंत्र बचाने की लड़ाई के नाम पर कांग्रेस पार्टी का भोपाल से लेकर दिल्ली तक धरना प्रदर्शन, क्योंकि कांग्रेस की माने तो चुनावी धांधली की तोहमतें झेलते चुनाव आयोग की नाक के नीचे इस बार वोट तो नहीं, लेकिन सीट ही चोरी हो गई। दरअसल मामला राज्यसभा चुनाव का है, जिसमें 18 जून को देश के 12 राज्यों की कुल 26 राज्यसभा सीटों पर चुनाव है। इनमें से मध्य प्रदेश, झारखंड और कर्नाटक, इन 3 राज्यों में कांग्रेस का पेच फंसा और अब मध्य प्रदेश में तो सीट ही छिन गई। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के साथ खेला हो गया, क्योंकि नामांकन के आखिरी दिन पर्चा भरने वाली कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का पर्चा ही रद्द हो गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सत्तारूढ़ दल की फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन बनके काम कर रही है। मुख्य मुद्दा यह है कि कांग्रेस ने स्वयं ने गलत फॉर्म भर के अपना फॉर्म रिजेक्ट कराया। कांग्रेस ने जान करते हार के डर से षड्यंत्र पूर्वक उनके प्रत्याशी के फॉर्म में गलती रखी। उसको मालूम था कि चुनाव होगा तो उनकी कम से कम 25 से 30 विधायक क्रॉस वोटिंग करेंगे आत्मा की आवाज पर। इसलिए फेस सेविंग के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए कांग्रेस ने स्वयं ने अपना फॉर्म रिजेक्ट कराया है। जो अपने नेतृत्व की छाप और धाक उनकी पार्टी में अगर इसको एक्सेप्ट नहीं करते तो बीजेपी क्या करेगी? बीजेपी की सियासी बातें और कानूनी पहलू और दरअसल बीजेपी की तरफ से एमपी में तीसरी राज्यसभा सीट के उम्मीदवार महेश केवट ने रिटर्निंग ऑफिसर को शिकायत की थी कि मीनाक्षी ने हलफनामे में सच छिपाया है। इसके बाद एमपी राज्यसभा चुनाव में रिटर्निंग अफसर और एमपी विधानसभा के प्रमुख सचिव अरविंद शर्मा की जांच में पता चला कि मीनाक्षी नटराजन ने हलफनामे के फॉर्म 26 में अपने खिलाफ एक अदालती मामले की जानकारी नहीं बताई। इसके अलावा हलफनामे के पेज संख्या 5, 6 और 7 पर लगी सत्यापन की मुहरें भी अधूरी और अस्पष्ट थी। जब उन्होंने फाइनल ऑर्डर्स दिए, उन फाइनल ऑर्डर्स में हमारे जो आर्ग्यूमेंट्स पेश किए हमारे वकीलों ने, उसका उसमें कोई जिक्र तक नहीं किया।
मीनाक्षी और पूरी कांग्रेस मानती है कि उनके उम्मीदवार ने ऐसा कुछ नहीं छिपाया जिसे चुनाव आयोग को बताना जरूरी था, और वो मामला कुछ यूं था कि हैदराबाद की एक पूर्व महिला पार्षद ए श्रीलता ने कांग्रेस नेता कुंभम शिव कुमार रेड्डी पर प्रताड़ना और शोषण की शिकायत की थी। अगस्त 2025 में हैदराबाद की 4th एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में 7 कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ दी गई निजी शिकायत में एआईसीसी प्रभारी मीनाक्षी को प्रतिवादी नंबर 4 बनाया गया। मीनाक्षी पर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने का आरोप था। इस पर अदालत ने बीएनएसएस की धारा 223 के तहत मीनाक्षी नटराजन से जवाब मांगा और मीनाक्षी ने 24 अक्टूबर 2025 को जवाब दे दिया, जिसे अदालत ने रिकॉर्ड पर ले लिया। लेकिन पीड़ित महिला का बयान अब तक दर्ज नहीं हो सका है। जो एक लीगल नोटिस है जिसका कोई अभी तक कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया है, ये प्री कॉग्निसेंस स्टेज में था और उससे कोई प्रकरण दर्ज नहीं हुआ, कोई केस नहीं है। अब इसे चुनाव आयोग का पक्षपाती रवैया बताते हुए कांग्रेस अदालती लड़ाई लड़ने की बात कहती है। अभिषेक मनु सिंघवी से लेकर विवेक तनखा तक दलील दे रहे हैं। लेकिन चुनाव नियम 1961 का नियम 4A कहता है कि हर उम्मीदवार को फॉर्म 26 में अपनी संपत्ति, देनदारी, शैक्षणिक योग्यता और किसी भी न्यायालय में लंबित आपराधिक केस या शिकायत की पूरी जानकारी देनी है। सच छिपाने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 36 भाग 2 के तहत नामांकन पत्र खारिज किया जा सकता है। मुसीबत ये कि रिटर्निंग अफसर के फैसले को चुनौती देने तक चुनाव नहीं रोका जा सकता। चुनाव बाद मीनाक्षी आरपी एक्ट की धारा 80 के तहत हाईकोर्ट में इलेक्शन पिटीशन दे सकती हैं, जिसमें नामांकन गलत तरीके से रद्द पाए जाने पर चुनाव रद्द हो सकता है। मीनाक्षी के नामांकन रद्द होने पर बीजेपी में जो खुशी और कांग्रेसी खेमे में जो मायूसी दिख रही है, उसके पीछे की सियासत है। दरअसल एमपी में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए कुल 4 उम्मीदवार मैदान में हैं। बीजेपी के पास 2 सीटों के लिए जरूरी विधायकों का मत है, तीसरी सीट के लिए 10 विधायक कम है, जबकि कांग्रेस के पास 1 सीट के लिए जरूरी प्रथम वरीयता के 58 वोटों की जगह 62 वोट मौजूद थे। कांग्रेस को विधायकों की क्रॉस वोटिंग का खतरा था, इसलिए उन्हें बेंगलुरु शिफ्ट किया जा रहा था। 38 विधायक परिवार समेत चार्टर्ड प्लेन में बैठ भी चुके थे, तभी रिटर्निंग अफसर का फैसला आया, विमान रनवे से लौट गया। अब बीजेपी कह रही कि दिग्विजय सिंह की खाली हो रही सीट पर जिन नेताओं को जगह नहीं मिली, उन्होंने ही मीनाक्षी के खिलाफ बीजेपी को सबूत दिए और कांग्रेस के हाथ से ये सीट हट गई। रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। वहीं दूसरी तरफ झारखंड में परिमल नाथवानी जो एनडीए बैक्ड कैंडिडेट है, उन्हें समय दिया गया है आज तक का, और उसके बाद आज शाम के 5 बजे के बाद उनके बारे में भी फैसला हो सकता है, क्योंकि उनके नामांकन को लेकर भी सवाल उठाए गए थे। तो क्या यह दोहरा मापदंड है या कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी कला? इस पर चर्चा होगी। हमारे साथ प्रदीप भंडारी जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता निखत अब्बास कांग्रेस पार्टी की तरफ से चर्चा में शामिल हो रही है, विनोद अग्निहोत्री वरिष्ठ पत्रकार, आशुतोष पॉलिटिकल एनालिस्ट, रजत सेठी पॉलिटिकल एनालिस्ट, ये सारे लोग इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। 3 सवाल मैं इस पैनल के सामने रखूंगा। पहला सवाल, क्या राज्यसभा चुनाव में मीनाक्षी का नामांकन सही कानूनी आधार पर रद्द हुआ है? क्योंकि इसी बात को लेकर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के कई ऑर्डर्स का, वर्डिक्ट्स का दावा भी इस पे रखा जा रहा है और उसका भी आधार इसमें लिया जा रहा है। दूसरा सवाल, क्या राज्यसभा चुनाव में बीजेपी दूसरे दलों के विधायकों की खरीद फरोख्त को बढ़ावा दे रही है? इसी डर से कांग्रेस के विधायक बेंगलुरु शिफ्ट किए जा रहे थे। और तीसरा, क्या मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द कराने के पीछे कांग्रेसियों का ही हाथ है? बीजेपी का दावा है कि भाई ये जानकारी हमें मिली कहां से, तेलंगाना की जानकारी हमारे पास कैसे आई? और इस वक्त मीनाक्षी नटराजन मामले में निर्वाचन आयोग से खबर आ रही है कि निर्वाचन आयोग मीनाक्षी नटराजन की उम्मीदवारी का पर्चा खारिज होने के बाद कांग्रेस की आपत्तियों पर जल्द ही फैसला करेगा। आयोग ने अपने लीगल पुल के वरिष्ठ वकीलों और संविधान और चुनावी प्रक्रिया के विशेषज्ञ विधि वक्ताओं से सलाह मशवरा कर रहा है। उनके मत आजमाए जाएंगे और उसके बाद ही आयोग निर्णय लेगा। वैसे आयोग के उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक कल नामांकन पत्र वापस लेने की समय सीमा खत्म हो रही है, कल आखिरी दिन है। इससे पहले आयोग का निर्णय सार्वजनिक हो सकता है। तो कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने आज दोपहर को 12 बजे चुनाव आयोग में मुलाकात की थी। संजय शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कल तक फैसला हो सकता है या हो सकता है कि आज रात तक फैसला हो, लेकिन कुछ कानूनी सवाल इस पूरे मामले पर उठाए गए रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले पर, जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से इलेक्शन कमीशन के सामने रखे गए थे। क्या इसीलिए लीगल एडवाइस लेना इसमें जरूरी है? क्या चुनाव आयोग की इस बारे में कुछ बैठक हुई है और कब तक इसका फैसला आ सकता है? संजय।
इसमें निर्वाचन आयोग के उच्च पदस्थ सूत्रों ने बताया है कि जैसे ही कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल मिल के गया है, उसके बाद उन्होंने जो भी दस्तावेजी सबूत दिए हैं, उन सबूतों को लेकर आयोग ने सबसे पहले अपनी जो लीगल एक्सपर्ट टीम है, जो पूल है, उनके वरिष्ठ वकीलों से संपर्क किया है और उनको ये बताया कि ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। क्योंकि आयोग के पास दो तरह की चीजें हैं। एक तो ये कि जो कानून कहता है वो ये कहता है कि रिटर्निंग ऑफिसर का निर्णय अंतिम होता है, यानी लास्ट वर्ड होता है। लेकिन इसके बावजूद दूसरी तरफ निर्वाचन आयोग को कुछ विशेषाधिकार भी हैं। उन अधिकारों का प्रयोग यहाँ पर किया जाए या नहीं किया जाए, इसे लेकर निर्वाचन आयोग अपने विधिवेत्ताओं से राय ले रहा है। उनकी राय आने के बाद फिर आयोग इस पर डिसाइड करेगा, यानी फुल कमीशन की मीटिंग में डिसाइड करेगा कि आखिर इस राय को किस तरह से लिया जाए और उसके आगे रिपरकशन क्या होंगे। आयोग ये भी देखेगा कि अगर ऐसा किया जाता है, इस ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया जाए, तो क्या आगे फ्लडगेट तो नहीं खुल जाएगा, फिर आगे की भविष्य पर इसका क्या असर पड़ेगा उनके निर्णय का। इन तमाम चीजों पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आयोग, मुझे लग रहा है कि देर रात गए तक, क्योंकि चुनाव आयोग जो भी फैसला लेगा मानकर चल रहा है कि भविष्य में भी इस तरीके की स्थितियां हो सकती है। और हम देख रहे हैं कि झारखंड के भीतर तो समय दिया गया, आज शाम को 5 बजे तक भी अभी तक फैसला आया नहीं। हो सकता है कि थोड़ी देर में फैसला आएगा। संजय शर्मा, आप नजर बनाए रखें, क्योंकि झारखंड का भी फैसला आ सकता है और चुनाव आयोग की तरफ से भी मीनाक्षी नटराजन के मामले में भी फैसला आ सकता है। दोबारा आपके पास हम आएंगे, लेकिन प्रदीप भंडारी, क्या यह जरूरी था? क्या आज की स्थिति में जिस तरीके की ये पूरा मामला लग रहा है, क्या आपको नहीं लगता कि सवाल इस पर उठेंगे? क्या आपको नहीं लगता कि दोहरे मापदंड का सवाल, खास करके जिस तरीके से जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो फैसला ले रहे हैं, झारखंड में अलग फैसला और यहां पर अलग फैसला? देखिए साहिल जी, सच्चाई की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी को हराने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। ये जो पूरा का पूरा केस है, ये क्या भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य का है? नहीं। कौन से शासित राज्य का है? तेलंगाना का है। तो क्या कांग्रेस पार्टी जब ये नॉमिनेशन फॉर्म भर रही थी, तो क्या कांग्रेस पार्टी को ये नहीं पता था कि तेलंगाना के अंदर उनके प्रति जो है एक पेंडिंग क्रिमिनल केस है? कांग्रेस पार्टी को मोरालिटी की बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनको मोरालिटी की बात डीएमके ने बता दी कि भाई पीठ में तुम छुरा घोंपते हो, और अखिलेश ने बता दी कि आप जो है बड़ा दिल दिखाते हो। तो पहली बात जो कांग्रेस पार्टी ने किया है वो इलीगल एक्ट करा है, और कांग्रेस के लोगों ने ही कांग्रेस के कैंडिडेट को हराया। ये सच्चाई की बात है। अब मैं लॉ पे आना चाहता हूं, क्योंकि आपने अपने ओपनिंग वक्तव्य में बोला था लॉ क्या कहता है। आप आर्टिकल 80 के अंदर और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंदर सेक्शन 36 में जाइए। सेक्शन 36 कहता है कि रिटर्निंग ऑफिसर के पास अधिकार है एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने का, अगर एक सब्सटैंशियल डिफेक्ट पाया जाता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है 2013-14 का, पी सदाशिवम की बेंच का, रिसर्जेंस इंडिया वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसमें कहा गया है कि पेंडिंग क्रिमिनल केस को भी राइट टू नो के तहत अंडर एडीआर 2002 केस के अंदर सभी कैंडिडेट्स को बताना पड़ता है। अब अगर सिर्फ ये कांग्रेस के कैंडिडेट से हुआ होता तो समझ में आता। ये 2021 का याद करिए आप, नवंबर 27, 2021, भारतीय जनता पार्टी के नीलगिरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के कैंडिडेट थे एस गुरुमूर्ति। उनका कैंडिडेचर और नॉमिनेशन भी रिजेक्ट कर दिया गया था, क्योंकि फॉर्म ए और फॉर्म बी के अंदर गलती पाई गई थी। अभी 2024 के अंदर बीरभूम के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थे देबाशीष धार, उनका भी जो है कैंडिडेचर रिजेक्ट कर दिया गया था, क्योंकि वो नो ड्यू सर्टिफिकेट नहीं बता पाए थे। तो हमने तो जाके रोए नहीं, हमने तो कहा दिक्कत हो चुकी है। ये जो यहां पे हुआ है टेक्निकल गलती नहीं, सब्सटैंशियल दिक्कत है। और सबसे बड़ी बात है कि प्रियंका कैंप और राहुल कैंप आपस में लड़ रहे हैं, तो आप हमें क्यों दोष दे रहे हैं? भाई हमको अगर कोई एक सीट मिल रही है तो हम क्या जीतेंगे नहीं? क्या कांग्रेस पार्टी यहां पे क्या एनजीओ बनाने के लिए? वो भी तो जीती तमिलनाडु के अंदर चुनाव, उसने भी जाके अपने पीठ में छुरा घोंप दिया। तो ये मोरालिटी की बात मत करिए, कांग्रेस को देखना चाहिए। कांग्रेस के दो अंदर पहलू इसमें आप यहां पर नजर आते हैं साफ शब्दों में। प्रदीप भंडारी, आपने जो ओपनिंग रिमार्क किया है उसमें दो पहलू निकल कर आते हैं। पहले हम लीगल मुद्दे पर बात करेंगे और उसके बाद हम दूसरे पहलू पर भी बात करेंगे। पहला मुद्दा जो होता है वो लीगल का मुद्दा है, और इसमें आपने दो सवाल यहां पर उठाए हुए। आपने कहा कि आरपी एक्ट के 33 जो सेक्शन है उसके तहत आपने यहां पर मुद्दा उठाया हुआ है। कई सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ये भी कहते हैं कि भाई आप 36 उस चीज का कॉग्निजेंस लीजिए जिसमें कोर्ट ने चार्जेस फ्रेम किए हुए हैं किसी भी अपराधी के खिलाफ, या जो कैंडिडेट है उसके खिलाफ अगर कॉग्निजेंस लिया हुआ है, चार्जशीट का कॉग्निजेंस लिया हुआ है, चार्जेस फ्रेम हुए हैं, तो उसका कॉग्निजेंस ले सकता है। मनीष सिसोदिया का हाल ही में केस है, एफआईआर का जिक्र उनके एफिडेविट में नहीं था, लेकिन उसके बावजूद अदालत ने कहा एफआईआर कोई ये बायना नहीं है कि उसके वजह से आप किसी का डोमिनेशन रद्द कर सकते हैं अगर एफआईआर का जिक्र नहीं किया गया है। तो दोनों तरफ से कई सारे मुद्दे उसमें नजर आते हैं। और जो लेटेस्ट में आपको कोट करना चाहूंगा, कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा हुआ है कि एफआईआर इज रजिस्टर्ड ऑन अ प्राइवेट कंप्लेंट, इवन देन द लॉ इज वेरी क्लियर
33 आरपी एक्ट रेड विथ रूल 4 टेक्स यू टू फॉर्म 2C, और उस फॉर्म 2C के तहत there is a lesser obligation, requires only disclosure of cases where the candidate has been convicted of more than 2 years. तो अगर कन्विक्शन है, कन्विक्शन हो सकता है, कॉग्निजेंस लिया हुआ है, तभी आपको यह करना चाहिए। यहां पर तो यह प्राइवेट कंप्लेंट है और वो भी अदालत में, उसका कॉग्निजेंस खुद अदालत ने नहीं लिया हुआ है। आपको भी पता है बीएनएस की धारा 223 के तहत यह तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी चल रही है। क्या आपको लगता है कि थोड़ी सख्ती बरती गई? और दूसरा सवाल मेरा इसके साथ में यह था कि दोहरे मापदंड का, झारखंड में परिमल नाथवानी ब्लैंक छोड़ देते हैं, लेकिन उनको कहा जाता है कि आपको समय दिया जाएगा, शाम को 5 बज चुके हैं, अभी तक उनके बारे में फैसला नहीं हुआ है। तो ये दोहरे मापदंड की बात अगर कोई उठा रहा है तो उसमें गलत होगा क्या? पहले लीगल पॉइंट पर बात करेंगे, फिर पॉलिटिक्स में भी जाएंगे आप। चलिए मैं लीगल पॉइंट पे जवाब दे देता हूं। आपने पहली बात करी झारखंड की। 2008 के अंदर ये जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, इनको सबसे पहले जेएमएम ने सपोर्ट करा था और जेएमएम के लोग 2008 में इनके प्रस्तावक बने थे, जेएमएम के साथ कांग्रेस पार्टी अलायंस में। दूसरी बार जब ये इंडिपेंडेंट के रूप में राज्यसभा के अंदर आए थे, वाईएसआर ने इनका सपोर्ट करा था। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी का पूर्व में समर्थन कर चुका है, तो हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस पार्टी जाने, कांग्रेस पार्टी का राज्य पॉइंट नंबर 1, और वहां के विधायक जो है दोनों पार्टी के जाने। अब मैं आ जाता हूं, अरे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, मैं कह रहा हूं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है ना, सिर्फ एनडीए बैक थोड़ी है। अगर कांग्रेस पार्टी के जेएमएम को आपत्ति है तो दर्ज कर दे, कांग्रेस पार्टी के जेएमएम अलायंस पार्टनर को आपत्ति है वो दर्ज कर दे, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ही है। अब मैं आता हूं आपके फॉर्मर आर्ग्यूमेंट पे। इसमें जो लास्ट प्रेसिडेंट केस है साहिल जी, वो 2013-14 का सुप्रीम कोर्ट की 3 जज बेंच का केस है, रिसर्जेंस इंडिया वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये सेक्शन 33 नहीं, सेक्शन 36 के अंदर डिसाइड होता है, जिसमें नॉमिनेशन की स्क्रूटिनी होती है। उस नॉमिनेशन की स्क्रूटिनी के अंदर सब्सटैंशियल डिफेक्ट और टेक्निकल डिफेक्ट की बात है, और राइट टू नो के तहत सब्सटैंशियल डिफेक्ट ये कहता है कि अगर कोई भी पेंडिंग क्रिमिनल केस है उसको आपको बताना है, आप उसको हाइड नहीं कर सकते। मैं आपको और एक लेटेस्ट केस देता हूं, प्रदीप भंडारी, और एक लेटेस्ट केस देता हूं। लिखत के पास जाने के पहले और एक लेटेस्ट केस, आप 2013 की केस की बात कर रहे हैं। नहीं भाई प्रदीप भंडारी, मैं आपको लेटेस्ट केस दे देता हूं ना। आप 2013 की बात कर रहे हैं। 2026 जनवरी 2026 दिल्ली हाईकोर्ट dismissed an election petition against AAP leader Manish Sisodia for failing to disclose one FIR against him. The Delhi High Court held it is clear that mere registration of an FIR does not by itself imply that a criminal case is pending against a person for the process. ये भी तो जनवरी 2026 की केस की मैं जिक्र कर रहा हूं, दिल्ली हाई कोर्ट के। जी दो अब मैं आपको, मुझे 30 सेकंड दीजिएगा। इसमें टेक्निकल डिफरेंस है। इस केस के अंदर पेंडिंग एफआईआर की डिस्क्लोजर की बात है। यहां पे जो कैंडिडेट है मीनाक्षी नटराजन, शी हैज ऑलरेडी कम्युनिकेटेड विद रिस्पेक्ट टू दी पेंडिंग केस विद दी कोर्ट, और उन्होंने जो है ये अपनी तरफ से कम्युनिकेशन किया है। सो शी वाज कॉग्निजेंट अबाउट दिस, शी विलिंगली डिड नॉट डिस्क्लोज इट। विलिंगली और अनविलिंगली डिस्क्लोजर में फर्क है। अब छोटी सी बात, अगर इनको लगता है कि रिटर्निंग ऑफिसर ने डिसीजन गलत लिया है, तो भारतीय जनता पार्टी भी 2021 में कोर्ट में गई थी। जब कोर्ट ने हमारे खिलाफ जो है जजमेंट दिया था, हमने कोर्ट के जजमेंट को स्वीकारा था। हम 2024 के अंदर भी जब हमारी कैंडिडेचर बी-बूम का रिजेक्ट हुआ था, तब भी हम कोर्ट में गए थे। कोर्ट ने हमारे खिलाफ ऑब्जेक्शन दिया था, हमने उसको स्वीकारा था। कांग्रेस पार्टी के इतने बड़े वकील हैं, वो जा सकते हैं कोर्ट में। इनको आत्मचिंतन इस बात का करना चाहिए, कांग्रेस के अंदर कौन कांग्रेस के अंदर पीठ में छुरा घोंप रहा है। लीगल आर्गुमेंट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में चैलेंज करिए, फालतू विक्टिम कार्ड मत खेलिए। विक्टिम कार्ड मत खेलिए निखत अब्बास। अदालत का दरवाजा खुला है, ईसीआई का दरवाजा खुला है, आप तो गई है उनके पास कांग्रेस पार्टी। साहिल जी, मुझे समझ नहीं आ रहा, आप इतनी देर से कोशिश कर रहे हैं कि भंडारी जी को समझ आ जाए, एक टेक्निकल पॉइंट समझ आ जाए। इतना बेसिक पॉइंट है पर वो समझना ही नहीं चाह रहे, आंखों पे पट्टी बांध के बैठे हैं। बहुत बेसिक पॉइंट मैं दोबारा से बोल देती हूँ। एज पर द इंडियन लॉ, अ प्राइवेट कंप्लेन इज नेवर इक्वल्स टू क्रिमिनल केस। दिस इज वेरी बेसिक भंडारी जी। पॉइंट नंबर 2, जो आपने भी साहिल भाई रिपीटेडली बोला कि उम्मीदवार को वही नामांकन में मामले घोषित करने होते हैं जो 2 शर्तें जिनमें लागू होती हो। पहली ये कि जो अपराध की सजा है वो 2 या 2 साल से अधिक हो। दूसरा ये कि कोर्ट ने चार्जेस फ्रेम कर दिए हो। मीनाक्षी नटराजन जी के केस में प्लीज भंडारी जी सुनिए कि चार्जशीट तो बहुत दूर की बात है, कोर्ट ने अभी कॉग्निजेंस नहीं लिया है। अब साहिल भाई
क्या बात आज सिर्फ मीनाक्षी नटराजन जी की है? नहीं साहिल भाई, बात ना उससे ऊपर है। सवाल आज ये उठ रहा है कि क्या लोकतंत्र की हत्या सिर्फ एक दिन में करी जा सकती है? नहीं, लोकतंत्र को खत्म करने के लिए सत्ता में बैठे हुए लोगों का सिस्टम लगता है और सिस्टम बनता है, और वो सिस्टम भारतीय जनता पार्टी बना चुकी है कि अब उन्हें चुनाव तो लड़ना नहीं है, सिर्फ चुनाव तो जीतना नहीं है, उनको ये इंश्योर करना है कि पूरा इलेक्टोरल सिस्टम, पूरा इलेक्टोरल प्रोसेस इनके कब्जे में आ जाए और इनके कंट्रोल में आ जाए। ये कैसी इलेक्शन कमीशन है जो विपक्ष की बात ही नहीं सुनती जब तक कि विपक्ष धरना नहीं दे देता? ये कौन सा संस्थाओं का कंट्रोल कर रही है भारतीय जनता पार्टी? और पैटर्न देखिए साहिल भाई, पैटर्न देखिए कि जब भी इन्हें कभी वोटर को दबाना हो तो एसआईआर करा देते हैं, इन्हें अगर विपक्ष को दबाना हो तो एजेंसीज को भेज देते हैं, इन्हें स्टूडेंट को दबाना हो तो पेपर लीक हो जाता है, और कभी भी साहिल भाई इस सरकार को कोई आईना दिखा दे तो उस व्यक्ति को दबाने के लिए ये राष्ट्र विरोधी कह देते हैं। अरे मैच खेलना है तो फेयर खेलो ना। ये क्या कि बॉल भी आप ही डालोगे, बैट्समैन भी आप ही का है, लेकिन निखत जी, अरे मैच खेलना है इस तो पूरे मामले में रिटर्निंग ऑफिसर के सामने अगर कोई ऑब्जेक्शन रेज हुआ है, निखत जी एक मिनट, अगर रिटर्निंग ऑफिसर के सामने कोई ऑब्जेक्शन रेज हुआ है, निखत जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो उसने अपने तरीके से इस पे फैसला लिया है। ये बात सही है कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कई बार ये कहा हुआ है कि ऐसे चीजों पर नामांकन रद्द नहीं होना चाहिए जिसका असर चुनाव के आउटकम पर नहीं होने वाला था। ये कई बार कहा हुआ है, लेकिन फिर भी वो डिस्क्रिशन रिटर्निंग ऑफिसर का है। क्या आपको क्यों लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इसके पीछे? झारखंड में तो आपकी सरकार है। आमतौर पर राज्यसभा के चुनाव में विधानसभा के जो सचिव होते हैं वही रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं। ऐसा नहीं है कि चुनाव आयोग किसी को वहां पर अपॉइंट करता है। साहिल भाई मैं हमेशा कहती हूं, झारखंड में तो आप ही की सरकार चल रही है, वहां पर समय दिया गया है। आ रही हूं साहिल भाई मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, और भंडारी जी को पिछली बार भी बोली थी कि हम यहाँ पर अंधभक्ति का चश्मा पहन के मोदी जी से डिग्री लेने तो बैठे नहीं है अंधभक्ति की। पहली बात। दूसरी बात, हम तो टेक्निकल पॉइंट कर रहे हैं पे बात कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं नामांकन में जो मामले आपको एफिडेविट में बताने होते हैं, क्या उसमें कोई भी एज पर द लॉ, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी आप बात बता सकते हो कि हाँ ये मामला बताने की जरूरत थी जिसमें कोर्ट ने अभी तक कॉग्निजेंस भी नहीं लिया? पहली बात, ये लोकतंत्र के बड़े बड़े ढोल पीटते हैं, इनके ढोल फट चुके हैं, इनके जो लोकतंत्र के झूठे ढोल है वो फट चुके हैं। जनता के सामने सच आ चुका है कि किस प्रकार ये खरीद फरोख्त कर रहे हैं। अरे देखिए बंगाल में क्या कर रहे हैं, देखिए कैसे सांसदों को तोड़ रहे हैं, कैसे देखिए चुपका चुपकी सी मीटिंग, ये शोभा देता है? नहीं, जरा वो सारी चीजों पर हम बात करेंगे। फिलहाल हम मध्य प्रदेश पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं और प्रदीप भंडारी इसका रिबटल देंगे। लेकिन मैं दोबारा, निखत जी आप मेरा सवाल रिपीट करता हूं, मध्य प्रदेश के, आपको पता है कि राज्यसभा के चुनाव में उस विधानसभा के जो सचिव होते हैं, विधिमंडल के जो सचिव होते हैं, वही रिटर्निंग ऑफिसर के तौर पर काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में, वहां के विधानसभा के जो सचिव है वो रिटर्निंग ऑफिसर के तौर पर फैसला ले रहे हैं। उसी तरीके से झारखंड में आपकी सरकार है, वहां के रिटर्निंग ऑफिसर समय दे रहे हैं। परिमल नाथवानी को जो एनडीए बैक कैंडिडेट है, वो कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंट है लेकिन एनडीए बैक कैंडिडेट है। ये फर्क क्यों हो रहा है? सिर्फ वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसके लिए विधिमंडल के सचिव जो है, विधान भवन के सचिव जो है, वो आपको लगता है कि पॉलिटिकल फैसला ले रहे हैं? मेरा सवाल यह है, उसके बाद प्रदीप भंडारी रिबटल देंगे। नहीं, ये दोनों बातें अलग हैं, ये दोनों बातें अलग हैं, और ये मैं पैटर्न देखने को कह रही हूँ कि किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमें पैटर्न देखने को मिल रहा है और कैसे इलेक्शन कमीशन का मिसयूज किया जा रहा है। ये मैं आपको मनगढ़ंत कहानियां नहीं बता रही हूँ। अभी भी एक भी दफा भंडारी जी एस्टैब्लिश नहीं कर पाए हैं कि जो 2 शर्तें लागू ही नहीं होती उनको एफिडेविट में दर्ज करने के लिए, उस बात पर आज इलेक्शन कमीशन और ये साठगांठ करके क्यों बैठे? हम तो खुला कह रहे हैं कि जब विपक्ष की बात नहीं सुनी जाएगी, विपक्ष को समय नहीं दिया जाएगा तब, और जब विपक्ष को धरना करना पड़ेगा उसके बावजूद अगर आप जवाब नहीं देंगे तो साहिल जी इस तरह की बातें और जनता तक पहुंचेगी और पहुंच भी रही है कि किस प्रकार ये लोग सिर्फ इसी तरह के काम कर रहे हैं। देखिए साहिल जी देखिए, कांग्रेस पार्टी के अंदर राहुल कैंप बनाम प्रियंका कैंप चल रहा है, कांग्रेस बनाम कांग्रेस चल रहा है। इसमें ये बेचारे जो है किसी भी फर्जी विक्टिम कार्ड खेलने का प्रयास कर रहे हैं, फर्जी जो है डेमोक्रेसी अंडर थ्रेट की बात कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने एक वोट से गिरधर गुमांग को उड़ीसा से बुला के वाजपेयी जी की सरकार गिराई थी और इन्होंने सबसे ज्यादा बार आर्टिकल 356 354 अप्लाई किया। तो ये मोरालिटी की बात ना करें, ये इनकी सच्चाई है। ये पढ़ के नहीं आई है, इनको ये नहीं पता है कि ये बात प्राइवेट कंप्लेन नॉन प्राइवेट कंप्लेन की नहीं है। ये बात है कि क्या कैंडिडेट को विलिंगली पता था कि उसके
पास उसका केस है, जिस कैंडिडेट ने अपने एफिडेविट के अंदर वो केस को रोका, और इसके केस के अंदर रिटर्निंग ऑफिसर ने जो यहाँ पे मीनाक्षी नटराजन ने कम्युनिकेट किया, को पता था उसके, और तेलंगाना से आया। इनको तो ये सोचना चाहिए वो कांग्रेस के कौन से नेता है तेलंगाना से जो बीजेपी को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, इनको वो नहीं पड़ी है, पर इनको ये पता है कि, और इनको लग रहा है कि सुप्रीम, अगर इनको लग रहा है कि रिटर्निंग ऑफिसर ने गलत किया है तो अब ये कोर्ट चले जाए, पर ये कोर्ट नहीं जाएंगी क्योंकि इनको पता है कि कोर्ट के अंदर इनका मामला जो है वो लंबित हो जाएगा। अब मैं फैक्चुअली बात करना चाहता हूं और एक बिल्कुल सिंपल फैक्ट की बात करना चाहता हूं। मुझे बताइए, ये बड़ी बड़ी मोरालिटी की बात कर रही है, तृणमूल कांग्रेस को कांग्रेस में विलय करने की बात कौन चला रहा है? ये लोग सोच रहे हैं ना, डीएमके को किसने पीठ में छुरा घोपा? कांग्रेस पार्टी ने घोपा ना। अखिलेश यादव किससे नाराज है? कांग्रेस पार्टी से नाराज है ना। कांग्रेस पार्टी को दे रही है ना। तो यहाँ पे हम जरा कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पर बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी मैं थोड़ा सा करेक्ट कर दूं, पॉलिटिकल मोरालिटी पर किसी भी राजनीतिक पार्टी को बात नहीं करनी चाहिए। हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पर बात करते हैं क्योंकि यहाँ पर चुनाव का मुद्दा है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पर बात जी। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के अंदर फाइनल डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी और बेसिक स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करता है। मेरे हिसाब से 2013 का सुप्रीम कोर्ट का 3 जज बेंच का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट स्पष्ट करता है कि कोई भी कैंडिडेट विलिंगली अपनी चीज को डिस्क्लोज अगर नहीं करता है तो उसके केस में सब्सटैंशियल, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी सबक नहीं सीख रही जा सकता है। अगर कांग्रेस को कुछ और 2019 के बाद, 2014 के बाद हर राज्यसभा चुनाव में हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से राज्यसभा के चुनाव भी लड़ती है, फिर गुजरात का अहमद पटेल का चुनाव भी रात को 2:30 बजे तक इलेक्शन कमीशन में सबसे पहले लड़ा गया था। एक अगर आप उसमें, क्योंकि इतने बड़े लॉयर्स आपके पास है, अगर उसका मेंशन कर देती तो क्या फर्क पड़ता? उससे तो कोई फर्क पड़ने वाला था नहीं। और यहां पर बीजेपी सवाल उठा रही कि हमें पता कैसे चला तेलंगाना का मामला, हमें कैसे पता चला? मध्य प्रदेश के मंत्री बोल रहे हैं हमें तो बताया गया। देखिए, आपसी रंजिशें किसी को किसी से भी हो सकती है। मैं तो जानना चाहती हूँ, ये पूछ रहे कि किसी को पता कैसे चला? अरे पहले तो आप बताइए कि शुभेंदु अधिकारी को जब आप अपनी पार्टी में बुला रहे थे, हिमंत बिस्वा को अपनी पार्टी में बुला रहे थे, तो आपकी बातचीत कैसे? अरे भैया इधर उधर की बातें मत करिए, बताइए कांग्रेस पार्टी ने अगर हमें व्हाट्सएप पे भेजा, कांग्रेस के तेलंगाना के लोगों ने चले जाएंगे, सही बात है, तो उसके बाद परोक्ष हो जाएगी। भाई तो कह रहे ठीक है, जरा हमारे एनालिस्ट से पूछते हैं कि वो लोग किस तरीके से देख रहे हैं फाइट को, क्योंकि इसमें ना 2 अलग अलग तरीके की लड़ाई देखने को मिल रही है। आशुतोष जी, रजत सेठी, आशुतोष जी, विनोद अग्निहोत्री जी, आप देख रहे हैं पूरी लड़ाई और कल से ये खबरें चल रही है। जरा एक मिनट दोनों प्लीज, जरा एनालिस्ट के पास भी चलते हैं, क्योंकि ये लीगल लड़ाई तो चलती रहेगी। चुनाव आयोग जो अभी भी खबर है आज शाम तक फैसला ले सकता है, क्योंकि कल आखिरी दिन है नामांकन वापस लेने का, उससे पहले उनको फैसला लेना पड़ेगा। लेकिन आशुतोष, कहा जाता है कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी छाछ भी फूक फूक कर नहीं पी रही है। मैंने इसका जिक्र किया, अहमद पटेल जैसे व्यक्ति को 2:30 बजे तक गुजरात की विधानसभा में बैठकर रहना पड़ा। रात को 2:30 बजे हम सारे लोग गुजरात के विधानसभा के बाहर खड़े थे। चुनाव आयोग में रात तक सुनवाई वहां पर चलती रही, 1 वोट के लिए आखिर तक वहां पर लड़ाई होती रही। राज्यसभा के चुनाव भी इस तरीके से लड़े जा रहे हैं, कैसे रिस्क ये साहिल, देखिए ये देश तो कानून से चलेगा, या जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कहता है उसके हिसाब से चलेगा। किसी किसी चुनाव आयोग की अपनी मनमर्जी से तो नहीं चलेगा। आशुतोष, 1 मिनट जरा आपको रोकना चाहूंगा, क्योंकि देखिए टीएमसी के बागी सांसदों की सूची जारी हो रही है। कल वहां पर 12 सांसदों की सूची एक तरीके से दिखाई गई थी। अब शत्रुघ्न सिन्हा का नाम उसमें दिखाई दे रहा है। कहा जा रहा था कि शत्रुघ्न सिन्हा कह रहे थे कि मैं बागी सांसदों के साथ नहीं जाऊंगा। यूसुफ पठान, काकोली घोष, दस्तीदार के भी उसमें नाम है, लेकिन यूसुफ पठान का भी उसमें नाम है, सयोनी घोष का भी उसमें नाम दिखाई दे रहा है। 19 बागी सांसदों की सूची जारी कर दी गई है और इन सूची में उन लोगों के नाम भी वहां पर दिखाई दे रहे हैं जो ममता बनर्जी के साथ बीजेपी के खिलाफ प्रचार करते हुए दिखाई दिए थे, या मोदी सरकार के खिलाफ। बागी सांसदों में शत्रुघ्न सिन्हा का नाम है, जो पहले बीजेपी में थे और उसके बाद तृणमूल कांग्रेस ने उन्हें लोकसभा के जरिए पार्लियामेंट में भेजा था। हिमांशु मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, ये अधिकृत सूची जारी मान लिया जाए, क्योंकि कीर्ति आजाद का दावा था कि सिर्फ 13 सांसदों के हस्ताक्षर है उस पे, और शत्रुघ्न सिन्हा ये कह रहे थे कि मैं तो बागी लोगों में नहीं जाऊंगा, मेरी आखिरी पारी चल रही है। देखिए, लेकिन क्योंकि पॉलिटिक्स में जो है खेल समय तक चलता है और कब बाजी पलट जाए साहिल कोई नहीं जानता, और इसीलिए जगदीश चंद्र बासोनिया
कूच बिहार से हैं, खलील रहमान है, यूसुफ पठान है, अबू ताहिर खान है, पार्था भौमिक है, बापी हल्दर है, सियोनी घोष है। ये वो सियोनी घोष है जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उनके नेताओं के खिलाफ बोलती रही हैं। उन्होंने भी साइन कर दिए हैं। माला रॉय है, मैटाली बेग है, दीपक अधिकारी हैं, कलीपाड़ा सोरेन है, जूने मालिया है, अरूप चक्रवर्ती है, डॉक्टर शर्मिला सरकार है, शत्रुघ्न सिन्हा है आसनसोल से। ये भारतीय जनता पार्टी में थे और उस भारतीय जनता पार्टी के बाद वो कांग्रेस गए, कांग्रेस से टीएमसी आए और आसनसोल से वो दूसरी बार सांसद बने हैं। असित कुमार मल है, उनके साथ साथ शताब्दी रॉय है और रचना बनर्जी है। ये वो 19 सांसद हैं जिन्होंने अलग गुट की मांग की है स्पीकर को पत्र लिखकर। अब ये अलग बात है कि स्पीकर उन्हें कब बुलाएंगे, क्योंकि वेरिफिकेशन करना बहुत जरूरी होता है कि जिनके साइन है वो साइन फॉर्स तो नहीं है, और इसीलिए स्पीकर जब इन्हें समय देंगे, ये 19 के 19 सांसद स्पीकर से मुलाकात कर जो है वो अपना अलग। उसके साथ साथ हिमांशु इस बात का भी जिक्र करना होगा कि स्पीकर को ये बात, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद ये बात भी साफ हो चुकी है, अब दो गुट नहीं बैठ सकते एक ही पार्टी के लोकसभा के भीतर। तो या तो उन्हें किसी पार्टी में शामिल होना होगा या कुछ इस बारे में स्पीकर को फैसला लेना होगा कि असली तृणमूल कांग्रेस पार्टी कौन है। तो कब यह मुलाकात होगी, क्या ये चिट्ठी दे दी गई है स्पीकर के दफ्तर में और आगे की कार्रवाई किस तरीके से होगी? देखिए, स्पीकर ऑफिस के अंदर जो है हमारे सूत्रों के अनुसार जो है वो चिट्ठी दे दी गई है, लेकिन स्पीकर चंडीगढ़ थे 2 दिन के कार्यक्रम के लिए, आज वो लौटेंगे और चंडीगढ़ से लौटने के बाद जरूर टीएमसी के जिन बागी सांसदों ने 19 सांसदों ने जिनका नाम मैंने अभी आपको जिक्र किया, उन्होंने उनको वो बुलाएंगे, उनसे पूछेंगे ये जो लेटर है, इससे जो दस्तखत हैं वो उन्हीं के हैं, और उसके बाद उस नए गुट को मान्यता मिल जाएगी। उसके बाद पार्टी की लड़ाई जो है वो पार्टी दोनों ही गुटों के बीच में होगी। उसके बाद वो चाहे चुनाव आयोग या सुप्रीम कोर्ट जाकर पार्टी के वर्चस्व पे अपना दावा ठोक सकते हैं, लेकिन इतना जरूर है फिलहाल अभी नए गुट की मांग की है और ये नया गुट जो है वो एनडीए के समर्थन में रहेगा। ये बात खुद जो है टीएमसी के बागी सांसदों ने जो है स्पीकर को लिखकर दी है। 19 सांसद हैं अभी जो है, 2 सांसदों के साथ जो है वो अभी बागी सांसद जो है 2 सांसदों के संपर्क में जो है साहिल, बागी सांसदों का ये 19 सांसदों का जो गुट है ये अभी 2 सांसदों के और संपर्क में है। ये संख्या बढ़कर जो है वो 21 हो सकती है और आने वाले दिनों में राज्यसभा के और जो सांसद हैं वो इस्तीफा दे सकते हैं अपनी राज्यसभा की संसद सदस्यता से। तो एक तरीके से टीएमसी के लिए पार्टी के वर्चस्व को बचाना, चाहे यानी ये संख्या 21 तक जा सकती है। 19 सांसदों ने काकोली घोष दस्तदार को अपना नेता मानते हुए एक जो चिट्ठी जिसका जिक्र हिमांशु कर रहे हैं वो स्पीकर के दफ्तर को दे दी गई है। अनुपम मिश्रा इस वक्त हमारे साथ कोलकाता से जुड़ रहे हैं। जरा ये कंफ्यूजन है अनुपम, आपको अगर क्लियर है तो आप मुझे बता दीजिएगा। एक गुट जो विधानसभा के भीतर है वो कहता है कि हम तो विपक्षी पार्टी के तौर पर काम करना चाहते हैं, इसके लिए नेता विपक्ष हम बने रहेंगे, ऋतव्रत बैनर्जी यहां पर कह रहे हैं। दूसरी तरफ उनके सांसदों का गुट है वो कह रहा है कि हम भी तृणमूल कांग्रेस का एक गुट बना रहे हैं या हम ही तृणमूल कांग्रेस पार्टी है, हम तो एनडीए को समर्थन देना चाहते हैं। अब कौन तृणमूल कांग्रेस के 3 धड़े हो गए ये मुझे दिखाई दे रहा है। एक तृणमूल कांग्रेस पार्टी जो वहां पर ममता बनर्जी चला रही है, दूसरी तृणमूल कांग्रेस पार्टी जो ऋतव्रत बैनर्जी कह रहे हैं कि हम विपक्ष के तौर पर काम करें, और तीसरी तृणमूल कांग्रेस पार्टी जो संसद में कह रही है कि हम तो एनडीए के साथ जाना चाहते हैं। ये कंफ्यूजन जरा दूर कर दीजिएगा, एग्जैक्टली क्या हो रहा है? जी देखिए, ममता बनर्जी का जो गुट है वो अलग हो गया है और जो रेबल गुट है, बागी गुट है, बागी गुट के 2 फैक्शन हैं। एक जो विधायकों का गुट है जिसमें आज जो दावा किया जा रहा है कि पहले किया गया था कि 60 लोग हैं, अब उनमें 64 हो गए हैं, मतलब ये संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। ये ऋतव्रतों का दावा है और ऋतव्रतों के साथ जो सांसद हैं उनकी बातचीत चल रही है और सांसदों का जो दल है 19 सांसदों की का गुट बना है। काकुली घोष दस्तीदार के नेतृत्व में 20वीं माला राय वहाँ पर बैठी हुई हैं, तो ये भी गुट की जो संख्या है ये भी बढ़ रही है। तो ऐसे में जो दूसरा गुट है जो कोलकाता में है विधायकों का गुट और जो दिल्ली में है सांसदों का गुट, ये दोनों गुट लगभग एक साथ हैं, एक दूसरे के साथ संपर्क में हैं। जबकि ममता का जो गुट है जो बिल्कुल अलग थक अलग पड़ गया है, जिसकी संख्या दिन पर दिन कम होती जा रही है, वो अलग गुट है। तो इसमें 2 गुट ही हम कह सकते हैं। एक तो ममता का जो गुट है जिसकी संख्या दिन पर दिन कम होती जा रही है, दूसरा जो बागी गुट है उसके 2
दो अलग अलग जगहों पर लोग हैं। एक जो सांसद हैं वो दिल्ली में बैठे हुए हैं क्योंकि उनका मेनली तो पार्लियामेंट में काम है। दूसरा जो विधायक हैं वो असेंबली देख रहे हैं। लेकिन अनुपम, अभी भी मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही है, क्योंकि दो चीजें अभी तक इसमें क्लियर नहीं है। एक, स्पीकर ने फिलहाल तो यह कह दिया है कि ऋतुव्रत बैनर्जी ये नेता विपक्ष है तृणमूल कांग्रेस पार्टी से, ठीक है, लेकिन अभी तक उनका ऑर्डर पब्लिक नहीं हुआ है, क्योंकि ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है। अगर उन्होंने ऋतुव्रत बैनर्जी को माना है, दो उनके पास दावे आए थे, उसमें से एक दावा उन्होंने मान लिया है। कैसे माना है, क्यों माना है, वो कौन सी जुडिशियल अथॉरिटी है, उस तरीके से उनका कोई ऑर्डर ही नहीं है। क्या आपके पास इसका कोई ऑर्डर आया हुआ है कि आखिरकार किस बिना पर उन्होंने ऋतुव्रत बैनर्जी को नेता माना है, लीडर ऑफ अपोजिशन माना है? क्योंकि ये बात सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बिल्कुल साफ है कि विधायकों की बहुसंख्या के आधार पर आप किसी को नेता नहीं मान सकते। तो ये ऑर्डर कहां है? जी बिल्कुल, क्लैरिटी इस पर बिल्कुल भी नहीं है। जो क्लैरिटी है वो ये कि विधानसभा की ओर से जो नेता विपक्ष का जो चैम्बर होता है असेंबली के भीतर, उसकी चाबी जो बंद पड़ा हुआ था वो चैम्बर, जहां शोभनदेव चट्टोपाध्याय को पहले तृणमूल कांग्रेस ने नामित किया था कि वो नेता प्रतिपक्ष होंगे, वो चाबी नहीं दी जा रही थी, वो अचानक से ऋतुव्रतों को दे दी गई। ये स्पीकर की ओर से हुआ है, उनको चाबी दी गई है, लेकिन स्पीकर इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। वो अभी हरियाणा में बैठे हुए हैं, कैलकाटा में है नहीं। वो जो कोई चिट्ठी दी है उन्होंने क्या किया है, इस पर कोई क्लैरिटी अभी तक लेकिन नहीं है। जो तकनीकी तौर पर जो बातें आप बोल रहे हैं वो जायज हैं, लेकिन उसकी जो क्लैरिटी होनी चाहिए कि यहां पर कि किस बिना पर ये ऋतुव्रतों को दिया गया है नेता प्रतिपक्ष का रूम, चैम्बर, या उनको माना गया है या चाबी दी गई है, वो जल्दी से मुझे इस बात का भी अपडेट दीजिएगा कि ऋतुव्रत बैनर्जी इन सांसदों के गुट के बारे में क्या कहते हैं, उनका इनके बारे में क्या कहना है? क्योंकि ये सांसदों का गुट तो कहता है कि हम तो बीजेपी के साथ जाएंगे, हम तो मोदी सरकार के साथ जाएंगे, एनडीए के साथ जाएंगे। ऋतुव्रत कह रहे हैं कि हम तो विधानसभा में विपक्ष का काम करेंगे, बीजेपी की सरकार के खिलाफ काम करेंगे। तो उनके बारे में ऋतुव्रत बैनर्जी क्या कह रहे हैं, कौन किसका नेता है? जी देखिए, ये शुरुआत तो हुई ऋतुव्रतो बैनर्जी से। ऋतुव्रतो ने सबसे पहले बात की इस तरह से कि वो अलग होना चाह रहे हैं, लेकिन उसके बाद ही हमारी जो बातचीत उनसे होने लगी, जो पब्लिकली बाद में आई, वो ये कि वो सांसदों के साथ भी संपर्क में हैं और कुछ दिन में सांसद भी टूटेंगे, सांसद भी बागी बनेंगे। तो ये जो लोकसभा के जो सांसद हैं वो लेकिन अलग गुट बना रहे हैं, लेकिन वो एनडीए के साथ कितना तक जाएंगे, क्योंकि मंत्री तो उनको कोई बनाएगा नहीं, उनको कोई पद दिया नहीं जाएगा, बीजेपी में शामिल नहीं होंगे, तो इनमें से किसी को मंत्री बनाया जाएगा अगर इनको? क्योंकि अभी तक यह बात नहीं समझ में आ रही है, क्योंकि एंटी डिफेक्शन कानून के तहत अगर दो तिहाई सांसद बाहर निकलते हैं किसी पार्टी से, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के बारे में हमने देखा था, उन्हें मंजूरी दे दी गई कि आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं, तो इन सांसदों की मांग क्या होगी? क्योंकि अलग गुट तो नहीं बन सकता। तो आज की स्थिति में हिमांशु, देखिए दो चीजें हैं, आप इसको साहिल थोड़ा सा टेक्निकली समझिए। काकोली घोष ने दफ्तर में जो चिट्ठी लिखी है उसको अगर आप देखेंगे तो उन्होंने एज ए चीफ विप लेटर लिखा है। अभिषेक बनर्जी ने उनको हटाने का लेटर जरूर जारी किया था, लेकिन स्पीकर ऑफिस में जो है काकोली घोष की जगह कल्याण बनर्जी को अपॉइंट करने के लिए पत्र नहीं भेजा था। तो टेक्निकली आधार पर काकोली घोष जो है वो चीफ विप है, और चीफ विप जो है वो अलग गुट की मांग कर रही है। और अगर संख्या बल 2/3 है, मैंने आपको पहले भी एग्जाम्पल दिया था कि अगर आप देखें जब एलजेपी टूटी थी तो चिराग पासवान को हटाकर जब पशुपति पारस 4 सांसदों के साथ अलग गुट बनाया, चलिए अभी भी कंफ्यूजन इस बात का बना हुआ है कि आखिरकार, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस ये दावा कर रही है कि काकोली घोष के बगावत के बाद इस तरीके का खत ओम बिरला स्पीकर के दफ्तर को भेजा गया था, लेकिन दूसरी तरफ काकोली घोष कह रही है कि मैं ही अभी भी चीफ विप बनी हुई हूं। तो इस बात को लेकर कंफ्यूजन बना हुआ है। लेकिन आशुतोष, जो आप बात कर रहे थे, देखिए बार बार पॉलिटिकल सिनेरियो इस तरीके से बदल रहा है, तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि इस मामले में भी कांग्रेस पार्टी को थोड़ा फूक फूक कर कदम रखना चाहिए था? उनको मालूम होना चाहिए था कि बीजेपी इस तरीके की चीजें कर सकती है। माफ करिए, आपका समय चला गया सभी लोगों का, क्योंकि ये बड़ी खबर इस वक्त आ गई थी। आशुतोष जल्दी से, उसके बाद रजत सेठी। देखिए साहिल, इसमें बहुत स्पष्ट है कि दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला है जो 2019 जनवरी 2026 का फैसला है, और आपने बिल्कुल मनीष सिसोदिया का जिक्र किया था। क्या इस मामले में कोई एफआईआर दर्ज है? क्या इस मामले में किसी तरीके की चार्जशीट दर्ज है? क्या इस मामले में अदालत ने चार्जेस फ्रेम किए हैं? क्या इसमें 2 साल से कम की सजा मिली है? क्या 2 साल से ज्यादा की सजा मिली है? ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो सिर्फ अदालत का नोटिस आने की वजह से आप किसी की नॉमिनेशन पेपर को खारिज नहीं कर सकते। ये विशुद्ध तौर पर मुझे लगता है कि मैल इंटेंशन के साथ किया गया है, क्योंकि अगर
हाईकोर्ट का ये फैसला बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कह रहा है आप ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए कांग्रेस पार्टी के लिए उसको डिस्क्लोज करना जरूरी नहीं था। अब उस पर अगर कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया जाए तो बात अलग है। मैं तो अगर कहिए तो मैं पढ़ के सुना सकता हूं, लेकिन एंटीसिपेट करके चुनाव का पर्चा भरते समय आप एंटीसिपेट तो कर ही सकते हैं ना कि ये चीजें हो सकती है। साहिल, मैंने खुद चुनाव लड़ा है, इसलिए मैं अच्छी तरीके से जानता हूं। मैं तो मॉरलिटी पे जा ही नहीं रहा हूं। क्या बाध्यता होती, क्या बाध्यता नहीं होती, बाध्यता रजत सेठी बिल्कुल नहीं है। इसको जानबूझकर रजत सेठी चंडीगढ़ में किया गया था। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इतनी हंगामे की जरूरत नहीं है। नेचुरल जस्टिस का रिस्पेक्ट होना चाहिए और मुझे लगता है एक सुनवाई का मौका दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने ऐसा नहीं बोल दिया है कि जो भी रिटर्निंग ऑफिसर ने बोला वो अंतिम सत्य है और इसके बाद कोई इसके ऊपर सुनवाई नहीं होगी। और सुनवाई के कई सारे दरवाजे हैं, खटखटाती रहे कांग्रेस पार्टी, अभी कोई निर्णय भी नहीं हो गया। और मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस की भारतीय जनता पार्टी भी कोई उत्साह मना रही है कि उसका तीसरा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट हो गया है। ये प्रोसीजरल एस्पेक्ट है। रिटर्निंग ऑफिसर ऑप्शन अभी भी खुला है विनोद अग्निहोत्री, लेकिन ये पॉलिटिकल गलती है जिसका जिक्र मैं कर रहा हूं। नहीं, पॉलिटिकल गलती तो मान लिए है, लेकिन सवाल जब स्पष्ट ये है कि एफआईआर दर्ज हो, 2 साल से ज्यादा की सजा हो, कोर्ट कॉग्निजेंस ले चुका हो, उन मामलों की जानकारी देना जरूरी है। तो इस मामले में तो एक खाली नोटिस कोर्ट ने इशू किया था और वो भी अभी उसका कॉग्निजेंस भी नहीं लिया गया है। तो ये हो सकता है कि इसकी जरूरत न समझी गई हो, इसलिए अगर वो मेंशन। ठीक है, इस पर बहस होगी क्योंकि अभी चुनाव आयोग इस पूरे मामले पर मशक्कत कर रहा है और उम्मीद है कि आज शाम या कल सुबह तक इसके बारे में फैसला आ जाए। देखते रहिए आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल।